चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बर्लिन का इतिहास का कवर करें। ठीक है ना। एक बात याद रख लीजिएगा, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास समय ना है। ये जनवरी महीना चल रहा है, ठीक है ना, चल रहा है जनवरी महीना। उसके बाद से विद्यार्थियों, आपके पास उतना समय ना है ना कि आप इसको पूरा रट दिएगा। तो जितना हम आपको बताते हैं आप उतना फॉलो कर लीजिएगा। आपको कोई नहीं रोक सकता है पास होने से, ठीक है ना। यदि आप नहीं पढ़े हैं तब, और सोच रहे हैं कि एक महीना पढ़ के फर्स्ट मार दे चाहे सेकेंड मार दे, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। पूरा प्लेलिस्ट रहेगा जनवरी 2026, ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, हम एग्ज़ाम खुद दे के आए हैं 2025 में 12th का। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है। चलिए, बिलियन का हम लोग कवर करेंगे, इतिहास का सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है ना। ये समरेट तथ्य ये सब नहीं करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक। ये देखिए ध्यान से, चैप्टर 1 है। आपको इसमें कुछ समथिंग बातें हम बता दे रहा हूँ ताकि अगला वीडियो में आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर वर्ष लिखा है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ष लिखा है। ये क्या लिखा है, वर्ष लिखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा है, ये आपका लघुत्तरीय प्रश्न लिखा है, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न। यानी ये जो वर्ष लिखा है ना, इसके नीचे जो वर्ष लिखा है 2013, 14, 15, 16, 17, 18, उसी का इधर लिखा है ना 20, 25 तक लिखा है ना। उसी तरह से ये जो है ना साल है, ठीक है ना। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ये है आपका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2013 में जो है ना 1 नंबरिया प्रश्न 3 को पूछा था। उसी तरह से 2025 में 1 नंबरिया प्रश्न 9 को पूछा था। किस चैप्टर से, तो वो चैप्टर 1 से, ठीक है ना। प्रारंभिक नगरों की कहानी यानी हड़प्पा सभ्यता से। इसमें कोई शक, ये आपको बता दिया ना। यहाँ पर 2025 में इस चैप्टर 1 से को प्रश्न पूछा था, 9 को प्रश्न पूछा था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्या करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं ताकि वो कोई दिक्कत ना हो। जैसे जैसे आपको ये सब दिखेगा ना, ऐसे ही समझिए यही है, ठीक है ना। तो चलिए हमारा शुरू से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, क्या हमारे पास समय ना है और कम समय में ज़्यादा नंबर कैसे लाया जाएगा, यही आपका मेन लक्ष्य है। शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। दोस्त हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा हमारा गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये आपका अगला प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। देखिए दो गो है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो इसमें आपका हड़प्पा ऑप्शन नहीं दिया रहता है, जिसके चलते मोहनजोदड़ो होगा, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो दोस्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग की सभ्यता है। इसका कलर हम करते हैं चेंज, इसको लेते हैं ब्लू, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है 7 नंबर की हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्त हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रावी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राखल दास बनर्जी, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है। दोस्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। क्या होगा, मृतकों का टीला। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए देगा, ठीक है ना। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, तो दोस्त आंसर होगा सी को, दयाराम साहनी ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो हमारा आंसर होगा सी, लोहा। अगला प्रश्न कर रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है, तो दोस्त हमारा आंसर ए, साहित्य है। साहित्य हमारा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना।
अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। दोस्त हमारे आंसर होगा डी विजयनगर। ठीक है ना, ये हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, विजयनगर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी। तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1921 में। ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो आंसर होगा डी सिंधी। नेक्स्ट कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है। हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न करेंगे लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्त ऑप्शन नंबर सी होगा भोगवा होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न कह रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु। नेक्स्ट कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था। तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राखलदास बनर्जी ने। ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो दोस्त हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा राजस्थान में। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोथल से। ठीक है ना, लोथल से। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे। दोस्त आंसर होगा बी शिव भगवान। ठीक है ना, शंकर जी। अगला प्रश्न कह रहा है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी सूतकोतला से। ठीक है ना। ये आपका 25वां क्वेश्चन है। कब है 25वां क्वेश्चन। और इस चैप्टर से हम आपको चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता से 25वां क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है ना। आप देख लीजिए ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ये 25वां क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, इसी 25वां क्वेश्चन में से आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। हम चैप्टर 2 की ओर चलते हैं। ये आपको बताने की जरूरत ना है, आप इसको देख भी किए हैं। ठीक है ना, ये ऊपर हम समझा दिए। तो चैप्टर 2 हम शुरू करते हैं। कह रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए मगध। अगला प्रश्न करेंगे जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। साथियों जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वजीज को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो आंसर होगा बी गणतंत्र। अगला प्रश्न करें किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो आंसर होगा हमारा समुद्रगुप्त को। 5 नंबर करें कनिष्क का राज्य रौन हुआ था। साथियों आंसर होगा बी 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न करें कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो आंसर होगा सी अशोक। अगला प्रश्न करें गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आंसर होगा बी समुद्रगुप्त। सुने ना स्त्री जी, बेटा बस हटा दी। वहाँ के नींद लगा तो तेज हम जानते नहीं। राहु राख लाल बताओ था। कैसे गाना बा कहीं तेले तू जरूरे बालू दिल मिजाज तो हर गिल रहा था। ऐसे राहु रात भर जागल बनी, यही से आँख लाल रहा था। 11 आंसर का समुद्र। ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न करेंगे मेगास्थनीज कौन था। तो आंसर होगा हमारा सी राजदूत था। 9 नंबर प्रश्न करेंगे गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। साथियों आंसर होगा बी फाहियान होगा। ठीक है ना। 10 नंबर करेंगे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। सी कौटिल्य है।
अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रयाग प्रोसेस की रचना किसने की थी? साथियों आंसर होगा सी, हरिसेन। ठीक ना, हरिसेन। अगला प्रश्न कर रहा है कि इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? तो आंसर होगा हमारा ए, मेगास्थनीज। 13 नंबर कर रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? साथियों आंसर होगा बी, गुप्त काल। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो साथियों आंसर होगा बी, नेपोलियन। 15 नंबर कर रहा है कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? आंसर होगा ए, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, 261 ईसा पूर्व में। अच्छा, आपके मन में प्रश्न एक बात होगा, ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है? तो नॉर्मल अंतर है, ध्यान दीजिए। अगर एक ये रेखा गुजर रहा है, ठीक है ना, एक आदमी का जन्म हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी आदमी का जन्म, ये आदमी का जन्म हुआ है, और यहाँ पर एक आदमी का हुआ जन्म हुआ है। इस आदमी का नाम है ईसा मसीह। ठीक है ना, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो समय था ना, इसको हम लोग बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक, यानी ईसा से पहले। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो जन्म हुआ था ना, उस जो समय हुआ था उसको ईसवी बोलते हैं। ठीक है ना, यही दो अंतर है। और ये जो आपका ईसा पूर्व जो समय है पीछे की ओर निकलता है, यानी जैसे मान लीजिए 261 है, तो पीछे की ओर जाएगा तो 260 हो जाएगा, यानी 200 ऐसे नीचे की ओर जाएगा, इधर आगे की ओर बढ़ता है। इसको याद रखिएगा, छोटा सा ये है अंतर है बस, और कुछ नहीं। सोलह नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? साथियों उदयन होगा या फिर उदयभद्र, दोनों आप बोल सकते हैं, एक ही नाम है। ठीक है ना, उदयन या उदयभद्र। अगला प्रश्न करें कि मुद्राक्षस किसकी रचना है? तो हमारा आंसर होगा बी, विशाखा दत्त की। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो साथियों गंगा, सोन, पुनपुन, ये तीनों नदी के संगम पर की गई थी, यानी जहाँ मिलन होता है ना तीनों का, वहीं पर पाटलिपुत्र बनाए गए थे। कर अगला प्रश्न की राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो आंसर होगा हमारा डी, कल्हड़। ठीक है ना, आंसर क्या होगा? कल्हड़ होगा। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है अशोक किस वंश का शासक था? तो आंसर होगा बी, मौर्य वंश का। अगला प्रश्न करें कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न करें कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? साथियों आंसर होगा बी, 16। जिस तरह से आज एगो जिला होता है ना, तो आज से 261 ईसा पूर्व, तो उस समय ईसा मसीह जन्म से पहले उस समय महाजनपद बोलते थे। जैसे आज का जिला है ना, उस समय एक महाजनपद कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए एक मौर्य है, ये जो मगध है ना, ये मगध जनपद, उसी मगध जनपद के अंतर्गत ये आपका मौर्य वंश था, चंद्रगुप्त मौर्य वाला। ठीक है ना, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो आंसर होगा डी नंबर, 323 से लेके 298 ईसा पूर्व था। अगला प्रश्न कर रहा है कि त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो आंसर होगा हमारा बी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न कर रहा है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था? तो आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो साथियों आंसर होगा बी, मेगास्थनीज। 28 नंबर कह रहा है कि अशोक का संबंध किस वंश से है? तो आंसर होगा बी, मौर्य वंश से। 29 नंबर कह रहा है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो आंसर होगा हमारा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रयाग प्रसिद्ध का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो आंसर होगा हमारा बी, समुद्रगुप्त से। अगला प्रश्न कह रहा है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो साथियों आंसर होगा ए, अशोक को। ठीक है ना, इसको क्या कहा? प्रियदर्शी, यानी देव में देव सबसे प्रिय प्रियदर्शी। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि धर्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था? साथियों आंसर होगा बी, अशोक। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो आंसर होगा बी, अशोक। अगला प्रश्न कह रहा है महाभाष्य के लेखक कौन है?
आंसर होगा डी पतंजलि। ये हमारा चैप्टर 2 भी खत्म हो गया। देख लीजिए चैप्टर 2 से 2025 में 10 गो प्रश्न पूछा है, ठीक है ना, 1 नंबर ही है। अब हम चैप्टर 3 देखते हैं। चैप्टर 3 का नाम क्या है हमारा? सामाजिक इतिहास, यानी महाभारत के विशेष संदर्भ में। देख लीजिए इस चैप्टर से कितने सवाल पूछा है। 2023 में 5 को पूछा था, 22 में 4 को, 21 में 4 को, 20 में 4 को, ऐसे ही करके सवाल पूछा था। चलिए, कह रहा है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो आंसर होगा हमारा डी 18 दिन। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो साथियों हमारा होगा वेद व्यास। अगला प्रश्न कर रहा है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा बी भीष्म को। किसे जाना जाता है? भीष्म को, ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो आंसर होगा ए पांडव ने जीता था। अगला प्रश्न कर रहा है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो भाई साहब सबकी थी पत्नी, ठीक है ना। भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन सबकी। अब बोलिए कैसे सबकी पत्नी हो सकती है? तो ये अर्जुन थे ना, मछली की आँख भेद में तीर में अंदाजा में आँख में तीर मारे थे, तो उसमें ये कुंती को विजय किए थे। जब कुंती घर पर आई ना, तो अर्जुन बोला ना कि माँ कि देखिए हम क्या लाए हैं, उपहार लाए हैं आपके लिए। तो वो बोली कि बांट लो 5 भाई आपस में। और भाई साहब उस समय मतलब जो बात बोल दिया था ना हो गया। तब इसी चलते सब लोग उससे शादी कर लिया। और दूसरा बात, जो द्रौपदी थी ना, पिछला जन्म में ना कृष्ण भगवान से वरदान मांगी थी कि हमको ऐसा पति दीजिएगा जिसके अंदर 5 गुण मौजूद हो, सबसे सुंदर भी हो, सबसे शक्तिशाली भी हो, सबसे बुद्धिमान भी हो, तो हर एंगल से 5 जिसे और जो है ना 5 पांडव में जो गुण है ना, ये 5 गुण मांगी थी। तो एक इंसान के अंदर ये 5 गुण होना संभव ना है, तो जिसके चलते ये 5 से विवाह हो गया। इसका कारण ये भी था, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न कर रहा है हमारा महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीष्म को, ठीक है ना। ये शांतनु के बेटे थे, गंगा जी के पुत्र थे, यानी 8वां पुत्र थे जिनको देवव्रत बोलते हैं। अगला प्रश्न कर है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो साथियों पांडव ने जीता था। प्रश्न करा कि द्रौपदी किसकी पत्नी था? ये आपका सबकी पत्नी थी। नेक्स्ट करा कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है ना। अगला प्रश्न करें कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो 4 प्रकार का। अगला प्रश्न कह रहा है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो साथियों साहित्य संप्रभुता के लिए। देखिए ये अश्वमेध युग का जानते क्या है? जैसे मान लीजिए ना कि कोई राजा ना अपना घोड़ा छोड़ दिया और लिख दिया था इस घोड़े को जो रोकेगा उससे हम युद्ध करेंगे। कोई राजा तो ना डरे उस घोड़ा को रोकता नहीं था। अब जिस एग्जाम्पल में अगर रामायण में अगर हम आपको बात करें तो रामायण में राम जी अश्वमेध करवाए थे यज्ञ, तो घोड़ा छोड़े थे ना, तो उसको लव कुश रोके थे। तो जब हनुमान जी गए थे तो हनुमान जी को बांध दिया था, सबको मूर्छित कर दिया था। तो ये गए राम जी से लड़ाई की, तो जाके ऋषि बता दिए कि ये तुम्हारे पिता है, ठीक है ना। तो तब ये जाए वहाँ पर गए महल में, जाके वहाँ पर गाना गाए थे। कैसे गाना हुआ था भाई साहब? हम कथा सुनाते हैं राम कथन श्री राम को कथा सुनाते हैं। हाँ, बहुत गाना मस्त है, सुनिएगा। हम कथा सुनाते हैं, एकदम गजब। जितना शक्तिशाली था ना सब लोग कुछ मत पूछिए। हनुमान जी को पता चल गया था कि विद्यार्थी किसका है? तो राम जी का है, इसीलिए हाथ जोड़ लिए दूसरों के सामने। प्रश्न कर रहा है 9 कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? साथियों 8, ठीक है ना। हाँ, गाना था कि हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुणगान की। ये रामायण है, रामायण है श्री राम की। लो हम भूल जा रहे हैं भाई। वेदों की संख्या कितनी है? तो साथियों 4 है, ठीक है ना। हाँ, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये है गाना, सुन लीजिएगा, अच्छा लगता है। प्रश्न करेगा ना कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? साथियों संस्कृत में हुई थी। किस में हुई थी? संस्कृत में हुई थी।
अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति। कौन सा है? मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसी ग्रंथ को जला दिए थे। अगला प्रश्न है कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है साथियों, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, सभी। इनमें सभी के द्वारा आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा आपका चैप्टर 3 भी खत्म। अब चैप्टर 4 देखते हैं, ठीक है ना। ये देख लीजिए आपके सामने पूरा डिस्प्ले है। चैप्टर 4 में कैसे कितना सवाल इस चैप्टर से कौन साल में पूछा हुआ है। प्रश्न कर रहा है कि अशोक के प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? साथियों ब्रिटेन। ये अशोक जो बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था, ब्रिटेन में नहीं कर पाया था। कैसे? ब्रिटेन बहुत दूर था उस समय, और उस समय भाई साहब हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी तो था नहीं, तो ये ब्रिटेन तक ना होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? आंसर होगा डी कनिष्क, ठीक है ना। कहाँ पर? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि त्रिपिटक साहित्य संबंध है साथियों, आंसर नंबर होगा बी, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न कर रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य ने जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न कर रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के काल में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो आंसर होगा डी, महावीर स्वामी। नेक्स्ट कह रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? साथियों डी, कनिष्क के, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। अगला कह रहा है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों हमारा आंसर होगा ये होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न कर रहा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि स्तूप संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न कर रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई साहब महावीर का जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था, वैशाली। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो अशोक ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? साथियों जैन धर्म से। अगला प्रश्न कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न कर रहा है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों रायसेन, ठीक है ना, रायसेन जिला है, वहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न कर रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? साथियों बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न कर रहा है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो साथियों सिद्धार्थ नाम था। अगला प्रश्न कर रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला नाम था। ये रहा दोस्तों 20 गो प्रश्न हम आपको करवा दिए चैप्टर 4 से। हम चैप्टर 5 देखते हैं। देख लीजिए चैप्टर 5 से कितना सवाल पूछा है। आईन अकबरी कृषि संबंध, इसको पढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन, इसमें 9 क्वेश्चन में दिया है। कह रहा है प्रश्न कि तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर ने किया था, ठीक है ना। पर इतिहासकार कहते हैं कि अकबर ही ऐसा शासक था ना जिसके मुंह से तंबाकू का धुआं छोड़ते हुए देखा गया था, यही था। अगला प्रश्न कह रहा है कि आईन अकबरी किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? साथियों जहांगीर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? तो साथियों तानसेन था। नेक्स्ट कह रहा है कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त थी? तो 5, ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अकबर के काल में भूमि को कितने वर्गों में
बांटा गया था? तो साथियों 4 है, ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आइन अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 4। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था, यानी मुगल काल में खेती कैसे होती थी? तो कुआं, तालाब, नहर सभी से होती थी, ठीक है ना। ये विद्यार्थी आपका 9 को खत्म कर दिए। चैप्टर आपका 5 भी खत्म हो गया। और चैप्टर 6 देखते हैं। चैप्टर 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है ना। देख लीजिए 2023 में 18 को प्रश्न पूछा है इस चैप्टर से। इतिहास में अगर आपका 100 में से 50 को क्वेश्चन जिसे आपको बनाना होता है ना, तो 100 क्वेश्चन में से ना 18 को क्वेश्चन पूछा है। सोच लीजिए चैप्टर 6 में। चलिए इसमें भी ज़्यादा, इसमें 48 को क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। चलो विद्यार्थी कह रहा है प्रश्न हमारा, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो आंसर हमारा शाहजहाँ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहे हैं किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो आंसर हमारा बी, भूमि सुधार व्यवस्था, ठीक है ना। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है दीवान अशरफ का अर्थ है क्या है? दीवान अशरफ का क्या अर्थ है? तो साथियों राजस्व विभाग का अध्यक्ष है। अगला प्रश्न करें कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था? तो दक्षिण भारत में बिताया था, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है विद्यार्थी। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था? तो साथियों 1582 में किया था। 8 नंबर प्रश्न करें कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो साथियों आंसर होगा ये बाबर होगा। 9 नंबर प्रश्न करें कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा 1526 में, ठीक है ना। कब होगा? 1526 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों हमारा आंसर होगा ए, डी, शाहजहाँ। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? सी, टोडरमल। अगला प्रश्न कर रहा है कि शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो हमारा आंसर होगा बी, हुमायूं को। अगला प्रश्न कर रहा है कि सुलह कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? साथियों सार्वभौमिक शांति, ठीक है ना, याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पानीपत 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो हमारा आंसर होगा सी, हेमू को। 15 नंबर प्रश्न है जीतल क्या था? तो ये सिक्का था, ठीक है ना, क्या था? सिक्का था। अगला प्रश्न है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो साथियों आंसर होगा ए, आगरा में, ठीक है ना। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारा आंसर होगा ए, बाबर। 18 नंबर प्रश्न करेगा शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? साथियों आंसर होगा बी, हुमायूं को। अगला प्रश्न करेगा कि जीतल किस धातु का होता था? तो साथियों चांदी का। अगला प्रश्न करेगा कि जहांगीर का शासनकाल कब था? तो यानी 1605 से लेकर 1627 में, और जो ब्रिटिश अंग्रेज था ना इसी के शासनकाल में आया था, ठीक है ना, भारत में आया था। अगला प्रश्न कर रहा है कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? साथियों आंसर होगा ए, अकबर के। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? तो साथियों आंसर होगा सी, सॉरी बी, बदाऊनी। यानी समकालीन कहने का मतलब जब अकबर था ना उस समय ये बदाऊनी भी था, ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो साथियों बैरम खा था। अकबर का देख रहा कौन था? बैरम खा। अगला प्रश्न कर रहा है कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? तो हमारा आंसर होगा 1582 में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो साथियों हमारा आंसर होगा बी, अकबर। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था, नहीं किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को। 27 नंबर प्रश्न करेंगे सुलह कुल की नीति किसकी थी? साथियों हमारे आंसर होगा बी, अकबर की थी। किसकी थी? अकबर की थी, ठीक है ना, तो याद रखिएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि गुलबदम बेगम ने किसके आग्रह पर हिमायूंनामा लिखा था? तो साथियों अकबर के। अगला प्रश्न कह रहा है कि बादशाहनामा किसने लिखा था? तो साथियों आंसर होगा सी अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न कह रहा है कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? तो साथियों आंसर होगा सी औरंगजेब। अगला प्रश्न कह रहा है कि जजिया किससे लिया जाता था? तो हमारा आंसर होगा डी जिमियो से। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दीन इलाही किससे संबंधित है? साथियों अकबर से। ठीक है ना। देख लीजिए ये प्रश्न कितना वाली पूछा है। ये आप देख लीजिए 13, 14, 16, 17, 18, 23 ये सब प्रश्न पूछा है इस साल में। ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का अंतिम शासक कौन था? साथियों हमारे जगह डी बहादुर शाह जफर। 35 नंबर प्रश्न करा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों आंसर होगा बी यमुना। 36 नंबर करा है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा यमुना। ठीक है ना। सैंतीस नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि अकबर के राज में राज्य राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में था? तो आंसर होगा डी टोडरमल। नेक्स्ट कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न करें कि मजम उल बहरीन की रचना किसने किया था? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा दारा सिको। अगला प्रश्न करें किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो साथियों अकबरनामा। ठीक है ना। ये आपका 40 गो क्वेश्चन और इधर भी है 8 गो। कह रहा है कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो साथियों कोर्निशा, सजदा, पाइबोस सभी, इनमें से सभी था। ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो आंसर होगा ए बाबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ पर। ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि तुजू के बाबरी के लेखक कौन थे? तो साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। ठीक है ना। प्रश्न करा गया कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? साथियों सी सरकार से। अगला प्रश्न करा है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? साथियों 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में। अगला प्रश्न करा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1556 में हुआ था। ठीक है ना। अगला प्रश्न करें कि बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? साथियों ऑप्शन नंबर बी बाबरनामा। ये देख लीजिए। ठीक है ना। चैप्टर 7। चलिए चैप्टर 7 देख लेते हैं। आपके सामने देख लीजिए इसका ओवरव्यू। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो साथियों हरिहर और बुका ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा था? तो साथियों राय कहा था। ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोपुरम का संबंध है? साथियों मंदिर से। किसे? मंदिर से। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हम्पी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो आंसर होगा हमारा ए निकोलो कोंटे। ठीक है ना। अगला प्रश्न कौन कह रहा है कि हरिहर एवं बुका किस वंश के शासक थे? तो साथियों आंसर होगा ए संगम वंश। अगला प्रश्न कह रहा है कि आयकर व्यवस्था संबंधित थी? साथियों विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमुक्त मल्लवाद किसने लिखा था? तो आंसर होगा हमारा डी कृष्णदेवराय ने। ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? साथियों आंसर होगा सी 1336 में।
अगला प्रश्न करेंगे हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा ए विजयनगर साम्राज्य। 12 नंबर करेंगे विजयनगर का महानतम शासक कौन था? साथियों कृष्णदेवराय था। ठीक है ना। अगला प्रश्न करेंगे हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो आंसर होगा हमारा डी 1986 में। अगला प्रश्न कर रहा है कि तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो साथियों विजयनगर साम्राज्य से। अगला प्रश्न करें कि हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? तो आंसर होगा बी 1336 में। ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है? साथियों संगम, सोलू, तुलु, ऑप्शन नंबर डी इन्हें सभी होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि विजयनगर की स्थापना विजयनगर की स्थानीय माता देवी कौन थी? तो आंसर होगा हमारा बी पाम्पा देवी। 18 नंबर प्रश्न करें किस स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो साथियों कृष्णदेव राय था। ये खत्म हो गया चैप्टर 8 से। अब चैप्टर 8 में चलते हैं।